अच्छो, वेलकम टू दी अनदर चार्टर विजन गाइस। दिस इज विजय सारडा फ्रॉम एकत्वम अकेडमी और आज हम लोग करने जा रहे हैं टीडीएस एंड टीसीएस का चार्टर विजन। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर में टाइम लगने वाला है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिएगा क्योंकि टीडीएस इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। यस, वीडियो को सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर टीडीएस का चार्ट देखेंगे तो हमने यहाँ पे आपके लिए एक समरी बना रखी है। दिस इज समरी फॉर टीडीएस, दिस इज समरी फॉर टीसीएस एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड डेट्स ये लगा के रखे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। सर टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? पेयर। किसका डिडक्ट करता है? पेई का, राइट, ऑन स्पेसिफाइड सम इफ द पेमेंट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट। इफ द पेमेंट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट, जिसका भी टीडीएस कटा है ये उसको क्रेडिट बोल करके मिलता है। तो पेई का जब भी टैक्स लायबिलिटी मिलेगा इसमें से टीडीएस टीसीएस जो कटा है वो डिडक्ट हो जाएगा एंड देन उसका नेट टैक्स लायबिलिटी ही पेएबल होगा इन द फॉर्म ऑफ समरी असेसमेंट्स। यस, अब हम लोग देखते हैं क्या टीडीएस के साथ साथ सरचार्ज रेट भी होता है? क्या टीडीएस के साथ साथ सरचार्ज भी रेट होता है? डिपेंड करता है आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं या रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं सो एवरी पेमेंट इज सब्जेक्ट टू HEC एंड सरचार्ज भी लग सकता है अगर पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जाता है तो। सो इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, if you are making a payment to non-resident then surcharge is mandatory at the rate applicable, जब भी वो applicable होगा। when it comes to resident, अगर आप resident को पे कर रहे हैं तो सिर्फ सैलरी पे क्या होता है? सरचार्ज एंड HEC आता है, अदर पेमेंट्स पे सरचार्ज एंड HEC आता नहीं। yes or no? फिर हम बात करते हैं TDS एंड GST। सर व्हाट अबाउट TDS एंड GST, राइट, क्योंकि जो इनवॉइस आएगा इनवॉइस में तो GST लग के आएगा, तो व्हाट अबाउट टीडीएस एंड जीएसटी? खैर मैं आपको सभी को बता दूं कि सर अगर इनवॉइस पे जीएसटी सेपरेटली शोन है तो टीडीएस हैज टू बी डन एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ जीएसटी, अदरवाइज टीडीएस हैज टू बी डन ऑन द होल वैल्यू। सो इफ जीएसटी इज शोन सेपरेटली, टीडीएस ऑन द होल अमाउंट एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। हियर जीएसटी मींस एवरी जीएसटी। फिर आता है सेक्शन 203A। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है। सेक्शन क्या कहता है? इफ द असेसी वांट टू डिडक्ट टीडीएस और टीसीएस, इनके पास टैन नंबर होना जरूरी है। टैन नंबर हमें हर चालान, हर सर्टिफिकेट, हर इनवॉइस के ऊपर मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं इवन दो आपके पास टैन नंबर नहीं भी है, राइट। हमें तीसरे पॉइंट को याद रखना है कि कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो सकता है इवन दो देयर इज नो टैन नंबर, right? So every person deducting, collecting tax must have a TAN number. TAN must be quoted in all challan, all certificate and statements given. TDS can be deducted in following section even if there is no TAN. ये जो तीसरा वाला पॉइंट है हमें ये याद रखने की जरूरत है, राइट। सेक्शन 194I, IB, Q, M और S, इनमें आपके पास टैन नंबर नहीं भी है तो भी TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है 206AA। पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेयर को क्या प्रोवाइड करे? पैन नंबर प्रोवाइड करे। अगर पेई पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता या गलत पैन प्रोवाइड करता है तो ऐसे केस में पेयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस एट हायर रेट। रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%। कलो कम ऑन, पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेयर को क्या प्रोवाइड करे? पैन नंबर प्रोवाइड करे। अगर पेई ऐसा नहीं करता, पेयर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट द टैक्स एट हायर रेट, rate in act, rate in force or 20%, whichever is higher. However, for the purpose of section 194Q and 194O, the highest rate is not 20%, the highest rate is 5%. So, if PAN is not provided, TDS shall be deducted higher rate, the rate in act, rate in force or 20%. हालांकि इन दो सेक्शन के लिए मैक्सिमम रेट है 5%. Yes or no? फिर आता है 206AB। अगेन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या फाइल करना? रिटर्न फाइल करना। अगर पेई रिटर्न फाइल नहीं करता ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड उस साल में उसका टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड 50,000 और मोर है, राइट, तो ऐसे केस में करंट ईयर पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा ये हायर रेट पे डिडक्ट किया जाएगा। मतलब ये जो टीडीएस है हायर रेट पे डिडक्ट किया जाएगा अगर पेई ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा है और उस साल का जो टीडीएस टीसीएस का अमाउंट है वो 50,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होगा। सर व्हाट इज हायर रेट? Twice the rate in act, twice the rate in force and 5%. Yes. So
the deductee has not filed ROI for the previous preceding year and TDS TCS in that year is 50,000 or more, then TDS shall be deducted at higher rate, twice the rate in act, twice the rate in force और 5%. तीनों में से जो भी हायर रहेगा उस पे TDS डिडक्ट करना है. हालांकि ये जो हायर TDS डिडक्ट करना है वो इन सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो ये जो हायर TDS डिडक्ट करना है वो इन सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. कम ऑन, इन सेक्शंस की लिस्ट को याद मत रखना, ये वाला कंटेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे TDS जो होगा ये हायर रेट पे डिडक्ट होगा. अब देखिए ऐसा पॉसिबल है कि सामने वाले पेई ने ना पैन प्रोवाइड किया है ना ही क्या किया है, रिटर्न भरा है पिछले साल में. अब 206 AA भी अप्लाई हो गया, 206 AB भी अप्लाई हो गया. अब क्या अप्लाई करेंगे? TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ 206 AA और 206 AB रेट. दोनों में से जो भी हायर रहा हम वो अडॉप्ट करेंगे. सो इफ 206 AA एंड 206 AB बोथ आर अप्लाइड, TDS टू बी डिडक्टेड एट हायर रेट गिवन इन बोथ द सेक्शन. यस और नो? राइट. अब इस सेक्शन में अमेंडमेंट आया है इस साल. सेक्शन में अमेंडमेंट आया है. मान लीजिए अगर सामने वाले को रिटर्न भरने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. सामने वाला नॉन रेसिडेंट था जिसका पीई इंडिया में नहीं है, तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. राइट. सो फर्दर ये सेक्शन और दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वो एनआर है और उसका पीई इंडिया में नहीं है तो, या उसको पिछले साल रिटर्न भरने का ही रिक्वायरमेंट नहीं था, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. चलिए सेक्शन 200 पे चलते हैं. नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बताइए ड्यू डेट क्या है TDS डिडक्ट करने की? अप्रैल से लेकर फरवरी तक के आप कभी भी TDS डिडक्ट करेंगे उसको अगले मंथ के 7 तक के आपको पे करना है. सो TDS डिडक्टेड बिटवीन अप्रैल टू फरवरी हैज टू बी पेड बाय 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट TDS डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च हैज टू बी पेड बाय 30th ऑफ अप्रैल. As far as TDS return is concerned, TDS return 24Q, 26Q etc. TDS return हमें कब भरना है? अगर हम बात करते हैं नॉर्मल TDS रिटर्न अदर देन सैलरी का, तो हमें क्या करना होता है सर? क्वार्टर एंड होते ही 31 डेज के अंदर में सबमिट करना है. फॉर एग्जांपल जून क्वार्टर एंडिंग 31 जुलाई, सितंबर क्वार्टर एंडिंग 31 अक्टूबर, दिसंबर क्वार्टर एंडिंग 31 जनवरी एंड 31 मई इन केस ऑफ क्वार्टर एंडिंग मार्च. क्लियर है मालिक? फिर आता है सेक्शन 179, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट. अगर कभी भी पेई को ऐसा लगता है दैट TDS शुड नॉट बी डिडक्टेड और TDS शुड बी डिडक्टेड एट लोअर रेट, ही विल अप्लाई टू AO फॉर अ सर्टिफिकेट. फॉर्म 15G 15H याद आ रहा है मालिक? राइट. तो कभी भी पेई को ऐसा लगता है कि यार जो TDS है ये डिडक्ट नहीं होना चाहिए या TDS लोअर रेट पे डिडक्ट होना चाहिए, तो ऐसे केस में वो AO के पास जाएगा, एक सर्टिफिकेट लाएगा और ये सर्टिफिकेट किसको प्रोवाइड कर देगा? पेयर को प्रोवाइड कर देगा. पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर TDS जो है वो लोअर रेट पे डिडक्ट करे या तो नहीं डिडक्ट करे till that certificate is valid. Where the TDS is required to be deducted and AO is satisfied that the income of the recipient justify TDS deduction at any lower rate or no TDS deduction, the AO shall on application made by SSE give to him such certificate as may be appropriate. Upon receipt of such certificate, until such certificate is cancelled by AO, deduct the TDS at the rate specified in that certificate. नेक्स्ट सेक्शन आता है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, TDS का सर्टिफिकेट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर के पेई को क्या प्रोवाइड करे? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे ऑफ द TDS डिडक्टेड. वेल इन रियल लाइफ हम सबको पता है अब ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, 26 AS से ही लोग क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, पर लॉ ऐसा कहता है कि पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेई को क्या प्रोवाइड करे? TDS का सर्टिफिकेट. सो डिडक्टर शेल विद इन 15 डेज ऑफ ड्यू डेट और सबमिशन ऑफ TDS रिटर्न शेल फर्निश टू पेई TDS सर्टिफिकेट. सेक्शन 200A ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 200A ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. जब आप TDS TCS का रिटर्न भरते हैं ये रिटर्न का प्रोसेसिंग होता है. ये एग्जैक्ट रिप्लिका सेक्शन है 143(1) का, दैट इज समरी असेसमेंट का. समरी असेसमेंट का ये एक एग्जैक्ट रिप्लिका सेक्शन है जो कहता है व्हेनेवर TDS TCS रिटर्न इज सबमिटेड सच रिटर्न विल बी प्रोसेस्ड for arithmetical error, incorrect claim, etc. And amount of TDS liability or TDS refund shall be calculated and intimation shall be generated and issued to the payer. So TDS return shall be processed. TDS return shall be processed to include some deductible, interest, fees if any, sum payable or refund due to the deductor shall be determined. An intimation shall be prepared and generated and sent to the deductor. An amount of refund if any due shall be granted to the deductor. Yes or no? ये इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आपको TDS का रिटर्न भरना था, आपने TDS का रिटर्न टाइम पे नहीं भरा. टाइम क्या था बेटा? क्वार्टर खत्म होते ही 31 डेज के अंदर में. अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो सेक्शन 234E कहता है अ फीस ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट इज एप्लीकेबल.
Yes. So if a person fails to file TDS return, he shall be liable to pay a fees of rupees 200 for every day. Yes. चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 201 के ऊपर. Generally, if assessee do not deduct the TDS, he shall be treated as assessee in default. He shall be treated as assessee in default, and in that case, interest under section 220 and penalty under section 221 is applicable. Interest 1% के हिसाब से, penalty to the extent of liability, that is 100%. याद आ रहा है? So if assessee will be treated as assessee in default, and he shall be liable to pay interest and penalty if TDS is not deducted. However, डिडक्टर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज assessee in default. कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो डिडक्टर assessee in default नहीं माना जाएगा, मतलब उनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं आएगा. कब? जब डिडक्टी ने इसे अपनी इनकम में शो किया हो, डिडक्टी ने इसके ऊपर अप्रोप्रिएट टैक्स पे कर दिया हो, डिडक्टी ने इस पे रिटर्न में शो कर दिया हो, एंड उन्होंने सीए से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया हो कि भैया इस सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं. सो कम ऑन, अगर डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता तो डिडक्टर इज कंसिडर्ड एज assessee in default. हालांकि डिडक्टर को assessee in default नहीं माना जाएगा. कब? जब डिडक्टी इसे अपनी इनकम में शो कर ले, डिडक्टी इसे अपने रिटर्न में दिखा दे, इसके ऊपर टैक्स पे कर दे और सीए इस पूरे ट्रांजैक्शन को सर्टिफाई कर दे, तो डिडक्टर इज नॉट ट्रीटेड एज assessee in default. Yes, he has furnished the return, has taken into account such sum in computing the income, has paid the tax thereon, and furnishes a certificate to this effect. Right? साथ में 201(1)(a आपको क्या कहता है? इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन एंड लेट पेमेंट. यस और नो? इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन एंड लेट पेमेंट. अगर आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया तो आपको इंटरेस्ट लगता है 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट इट इज टू बी डिडक्टेड टू द डेट इट इज एक्चुअली डिडक्टेड. So you have to pay a simple interest 1% for every month or part of the month. Late payment का क्या? अगर आपने TDS का पेमेंट लेट किया तो 1.5% from the date it was payable to the date it is actually paid. Simple interest for 1.5% for every month or part of the month on the amount where the order is made by AO. For the default of non-deduction or short deduction, the interest shall be paid by person in accordance with such order. तो ये तो थे आपके सारे सेक्शन किससे रिलेटेड? कंप्लायंस से रिलेटेड. एक बार फटाक से वीडियो को आगे तभी बढ़ाइएगा जब एक बार आप फटाक से क्विक रिवीजन सेक्शन का कर लें. डन है सर? आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. 194B एंड 194BB. राइट? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी. अगर कोई भी पेयर विनिंग का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी पेई को, मे बी रेसिडेंट मे बी नॉन रेसिडेंट, विनिंग का अमाउंट 10,000 से एक्सीड कर रहा है, टीडीएस शैल बी एट द रेट ऑफ 30% एट द टाइम ऑफ पेमेंट. So any person making payment to resident or non-resident exceeding 10,000 per annum, 30% at the time of payment will be applicable. Yes. नेक्स्ट सेक्शन आता है कौन सा बेटा? 194BA. चेक करो. यस. नेक्स्ट सेक्शन है बेटा आपका 194BA. 194BA इस साल का अमेंडमेंट है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं. राइट? 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स. अगर ऑनलाइन गेम्स के ऊपर विनिंग होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. ये विनिंग आप रेसिडेंट को दे, नॉन रेसिडेंट को दे, डजंट मैटर. टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड राइट एट द रेट ऑफ 30%. सर ये टीडीएस कब करना है हमें? एट द ईयर एंड. अगर ईयर एंड है, आपने कोई विड्रॉल नहीं किया है, तो ईयर एंड पे टीडीएस डिडक्ट होगा. मान लीजिए अगर आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं, यस ईयर एंड से पहले विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी विनिंग कंपोनेंट है, विनिंग कंपोनेंट के ऊपर आपको क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है. So person responsible for payment to any person at the rate of 30% at the time of payment. In case where there is withdrawal from the user account, then TDS has to be deducted at the time of withdrawal on the net winning comprised in such withdrawal, as well as on the remaining amount of net winning in your user account at the year end. मान लीजिए अगर विनिंग पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है, तो जो काइंड का कंपोनेंट है हम उसका क्या लेंगे बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू. हम उसका क्या लेंगे बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू. टीडीएस आपको पहले कलेक्ट करना है एंड देन ही आपको क्या करना है? विनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्लियर है मालिक? चलिए फिर आता है सेक्शन 194D, द इंश्योरेंस कमीशन. अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट्स को कमीशन देती है, कमीशन 15,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है, द कमीशन एक्सीड 15,000 पर एनम, टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 5% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. सो insurance company paying to agent exceeding 15,000 in a year, TDS has to be done at the rate of
5%। एक सिमिलर सेक्शन है 194G, लॉटरी सेलिंग कमीशन। मान लीजिए इफ एनी पर्सन पेज टू एनी अनदर पर्सन फॉर लॉटरी सेलिंग एक्सीडिंग रुपीज 15,000 पर एनम, टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 5%। एक बात याद रखिए, लॉटरी बेचिए या इंश्योरेंस बेचिए, कमीशन है 15,005%। कम ऑन, कमीशन है 15,005%। सो 15,000 per annum, 5% at the time of payment or credit, whichever is earlier। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बनते हैं, डिविडेंड्स की ओर। अगर कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है, कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है किसी भी रेसिडेंट को, और ये डिविडेंड 5,000 रुपीज से ऊपर जा रहा है, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत है एट द रेट ऑफ 10%। आपको टीडीएस करने की जरूरत है एट द रेट ऑफ 10%। हालांकि ये टीडीएस आपको करने की जरूरत नहीं इफ द डिविडेंड इज पेड टू एलआईसी, इफ द डिविडेंड इज पेड टू जीआईसी, इफ द डिविडेंड इज पेड टू बिजनेस ट्रस्ट। याद रखिए, बिजनेस ट्रस्ट वाले चार्टर विजन में हमने बताया था, जब एसपीवी से डिविडेंड किसको मिलता है, बिजनेस ट्रस्ट को मिलता है, तो इस पे टीडीएस नहीं होता। Right? So principal officer of an Indian company or a foreign company pays dividend on equity or preference shares to resident exceeding 5,000 per annum, 10%। हालांकि TDS नहीं करना है if you are paying to LIC, GIC, business trust or any other notified person। इसी के जैसा एक सिमिलर सेक्शन है 194K। 194K आर एप्लीकेबल्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स अगर डिविडेंड देता है, चलो कम ऑन वंस अगेन, म्यूचुअल फंड अगर डिविडेंड देता है एंड ये डिविडेंड भी 5,000 रुपीज के ऊपर जाता है, तो यहां पे भी TDS आएगा एट द रेट ऑफ 10%। Right? So whenever mutual funds are paying to any resident exceeding 5,000 per annum, TDS shall be at the rate of 10%। यहाँ TDS कौन कौन डिडक्ट करेगा? कोई यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड होगा स्पेसिफाइड, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी UTI, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, TDS क्या करेगी? डिडक्ट करेगी। आइए चलते हैं 194LA के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता है अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का, अगर क्या होता है कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता है, ये लैंड एक्विजिशन पे आपको जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ये कॉम्पनसेशन 2,50,000 के ऊपर जाता है, तो टीडीएस शैल बी एट द रेट ऑफ 10%। हालांकि अगर कॉम्पनसेशन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे है तो टीडीएस नहीं होगा, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है। दूसरा, कॉम्पनसेशन अगर राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में होगा, तब भी टीडीएस नहीं करना है। याद करिए, कैपिटल गेन चार्ट में हमने पढ़ा था कि कंपलसरी एक्विजिशन का जो प्रोविजन है, राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में नहीं होता। तो दो केसेस में टीडीएस नहीं होगा, अगर ये कंपनसेशन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे है या राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के अंदर में है। So, जब भी आप रेसिडेंट को दे रहे हैं एक्सीडिंग 2,50,000 एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट, नो टीडीएस इज डिडक्टेबल इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। बराबर है मालिक? चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 194C। 194C कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? द सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट। राइट? अगर टीडीएस कब डिडक्ट करना है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ विल डिडक्ट टीडीएस इफ इन केस ऑफ बिजनेस टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, इन केस ऑफ प्रोफेशन टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एक्सीड 50 lakhs। अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को 194C में टीडीएस कब डिडक्ट करना है? जब बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाए, प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर जाए इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर उनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है और करंट ईयर में जो कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हैं वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी 194C में ये जो टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट देखना है, ये प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर की देखना है। और अगर प्रीवियस ईयर में वो पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर करते हैं तो आपको टीडीएस करना है 194C के अंदर में। सो if turnover in case of business in the previous preceding year exceed 1 crore and gross receipt exceed 50 lakh and payment in the previous year exceed prescribed limit, prescribed limit कितनी है? single payment must exceed 30,000, aggregate payment must exceed 1 lakh, aggregate payment must exceed 1 lakh. If payee is individual HUF, TDS has to be deducted at 1%. If payee is other assessee, TDS has to be deducted at 2%. राइट? TDS has to be done at the time of payment or credit whichever is earlier। याद रखें 194C में TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है। तो पर्सनल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 194M में जाते हैं, ये 194C में नहीं आते।
दूसरी बात, इफ द पेमेंट इज मेड टू गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु ओन्स लेस देन 10 गुड्स व्हीकल एंड वो अपना पैन प्रोवाइड कर देता है, हमें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। मतलब पेमेंट अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जा रहा है, उनने अपना पैन नंबर प्रोवाइड किया है, ही डोंट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल, हमें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन काम की है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या आता है? एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स अदर देन रेलवे, इन सब के ऊपर 194C में टीडीएस आएगा। इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय पर्सन, इंक्लूडिंग मटेरियल सप्लाइड बाय सच पर्सन और हिज रिलेटिव। मान लीजिए मैंने क्या किया, टी शर्ट प्रिंट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बराबर है, मटेरियल भी मैंने प्रोवाइड किया, तो इस केस में टीडीएस 194C में आएगा। अगर मैं मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता या मेरा कोई रिलेटिव मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता तो टीडीएस 194C में नहीं आएगा, बराबर है। टीडीएस किस अमाउंट पे होगा? एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ वैल्यू ऑफ मटेरियल इज सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस, अदरवाइज होल इनवॉइस वैल्यू पे आएगा अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल सेपरेटली शोन नहीं है तो चलिए 194C। इंडिविजुअल एचयूएफ कब टीडीएस डिडक्ट करेगा? जब पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, पिछले साल का ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन में 50 लाख के ऊपर है, करंट ईयर में जो पेमेंट कर रहे हैं प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है। करंट ईयर का प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है? इंडिविजुअल पेमेंट 30,000, एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख। क्लियर है मालिक? तो टीडीएस कितना डिडक्ट करेंगे? जिसको पे कर रहे हो अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, अदरवाइज 2%। क्लियर है? 194M को हाल फिलहाल में रोक लीजिए। इस चार्ट में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इतना जरूर पढ़ लीजिए और फिर ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। डन है मालिक? नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। 194J टीडीएस इन केस ऑफ प्रोफेशन, टेक्निकल सर्विसेज, डायरेक्टर सिटिंग फीस एंड रॉयल्टी। मेनली 4 तरीके की चीजें कवर होती है। इस सेक्शन में भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है व्हेन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो एंड करंट ईयर में आप पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर दे रहे हो। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के टीडीएस तब डिडक्ट करना है जब आप पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर दे रहे हो, राइट? सो चेक करिएगा, यहां पे लिमिट वही है 194C वाला ही, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा वाला ही, राइट? किसी भी रेसिडेंट को पे कर रहे हो 30,000 पर एनम एक्सेप्ट इन केस ऑफ डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर सिटिंग फीस एनी अमाउंट टीडीएस आएगा ही आएगा। व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ फिल्म्स टीडीएस विल बी 2%, इन अदर केसेस टीडीएस विल बी 10%। तो टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी फॉर फिल्म्स के लिए 10%, बाकी सब के लिए 2%, बाकी सब के लिए 10%, राइट? अगर आप कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। फिर आता है सेक्शन 194IC। अच्छा, 194J इज इंपॉर्टेंट, 194J इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है बेटा 194IC, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। हमने सेक्शन 45(5)A पढ़ा था कैपिटल गेन के अंदर में। रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट में जो बिल्डर होता है वो क्या करता है? रेसिडेंट मेंबर्स को पेमेंट करता है। याद आ रहा है मालिक आप लोगों को, राइट? सो अगर क्या हुआ है, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट के अंदर में आपने पेमेंट किया है तो टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ, बोलो बेटा, 5%, राइट? ऑन द कंसिडरेशन नॉट बीइंग द कंसिडरेशन इन काइंड। फिर आता है 194A। 194A अगेन यहां पे पेयर का मतलब वही है जो 194C में था, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे जब पिछले साल, दैट इज प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर हो, प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट कितने से ऊपर हो बेटा? 50 लाख से ऊपर हो, एंड इन केस ऑफ अदर्स अगर पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहा है तो, राइट? मान करके चलिए अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इंटरेस्ट एक्सीड्स ₹5,000 पर एनम। अगर पेयर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव है एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड 40,000 पर एनम तो टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 10%। इन केस ऑफ बैंक जनरली टीडीएस तभी डिडक्ट करेगा जब इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जाए, पर अगर पे सीनियर सिटीजन है तो 40,000 की जगह लिमिट है 50,000। 40,000 की जगह लिमिट कितनी है बेटा? 50,000। यही इंटरेस्ट अगर किसको पे हो रहा है, राइट? यही इंटरेस्ट अगर किसी दूसरे बैंकिंग कंपनी को पे हो रहा है, दूसरे कोऑपरेटिव को पे हो रहा है, एलआईसी को पे हो रहा है, यूटीआई को पे हो रहा है, तब टीडीएस होने वाला नहीं है।
तब टीडीएस होने वाला नहीं है। सो यहां पे भी पेयर का डेफिनेशन वही है जो 194C के अंदर में था। इंटरेस्ट अगर पे हो रहा है, नॉर्मल केस 5000 के ऊपर, पेयर अगर बैंक कोऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑफिस है और वहां पे इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ऊपर जा रहा है तो 10% का टीडीएस आएगा। नेक्स्ट आता है 192A, टीडीएस ऑन द बैलेंस ऑफ ईपीएफ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई पेमेंट रिलीज करता है विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड के ऊपर, ये विड्रॉल 50,000 से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। सो ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ जब भी किसको दे रहा है बेटा, एम्प्लॉय को दे रहा है एक्सीडिंग 50,000, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। बराबर। फिर आता है 194H, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी पेयर का मतलब वही है जो हमने 194C में देखा था, राइट। सो अगर पेयर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, प्रोफेशन का ग्रॉस एसेट 50 लाख से ऊपर, एंड करंट ईयर में वो पेमेंट करता है प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर, तो टीडीएस करना है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, पेमेंट बस प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर कर दो, टीडीएस करने की जरूरत है, राइट। 194H कमीशन की बात करता है, अदर देन लॉटरी सेलिंग कमीशन एंड इंश्योरेंस कमीशन। अदर देन लॉटरी सेलिंग कमीशन एंड इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन है दिमाग में फिट होना चाहिए 15,000 5%, यस। सो इफ द कमीशन अमाउंट एक्सीड 15,000, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। यस। चलिए, ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड बाय 194H, हाउएवर टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन ब्रोकरेज और पेड ऑन कमोडिटी ट्रांजैक्शन, ऑन कमोडिटी ट्रांजैक्शन। एक और चीज जो बहुत बार पूछी जाती है, जब कंटेंट प्रोड्यूस होता है एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर, टीडीएस विल बी डन अंडर सेक्शन 194C, टीडीएस विल बी डन अंडर सेक्शन 194C। नेक्स्ट पे आते हैं 194IB, पर्सनल रेंट। अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, किसी भी रेसिडेंट को रेंट पेमेंट कर रहा है अदर देन द रेंट कवर्ड इन 194I, सीधे शब्दों में पर्सनल रेंट, अगर ये रेंट एक्सीड कर रहा है 50,000 पर मंथ से, तो टीडीएस विल बी डन एट द रेट ऑफ 5%। सो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट को दे रहे हो एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ, 5% देना होगा, यस, राइट। फिर आता है 194O, ऑनलाइन पेमेंट्स, यस और नो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करता है, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 1%, राइट। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 1%। सो अगर मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एग्जांपल एकत्वम एकेडमी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करती है, फॉर एग्जांपल विजय साल्डा, फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टीडीएस डिडक्ट होगा कितना बेटा, 1%। टीडीएस कितना डिडक्ट होगा बेटा, 1%। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं, जिसको पे कर रहे हो वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, पेमेंट 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा एंड वो अपना पैन या आधार प्रोवाइड कर देता है, तो फिर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यस और नो। चलिए, फिर आता है सेक्शन 194I। यहां पे भी पेयर का मतलब वही है जो हमने 194C के अंदर में पढ़ा था, राइट। जो हमने कहां पढ़ा था बेटा, 194C के अंदर में पढ़ा था। अब ध्यान से सुनिए, पेयर अगर क्या करता है, पेमेंट करता है, किस चीज का पेमेंट करता है सर, रेंट का पेमेंट करता है एक्सीडिंग ₹2,40,000 पर एनम पर को ओनर। अगर आप 2,40,000 के ऊपर रेंट पे करते हैं, द रेंट रिलेट्स टू बिजनेस पर्पस, अगर आप 2,40,000 पर एनम के ऊपर पे करते हैं फॉर ईच को ओनर, ये रेंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो 2% टीडीएस, ये रेंट अगर अदर असेट से रिलेटेड है तो 10% का टीडीएस आएगा। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं, अगर आप बिजनेस ट्रस्ट को रेंट पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं। क्या टीडीएस सर आएगा एडवांस रेंट के ऊपर, आंसर इज यस, एडवांस रेंट के ऊपर भी क्या आएगा, टीडीएस आएगा, राइट। यहां पे एक लिमिट पहले 1.8 लाख था, इस लिमिट को 2.4 लाख कीजिए, राइट। एक जापान एयरलाइंस का केस है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, प्लीज सुनिएगा। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पे किया जाता है, इस पे जो टीडीएस है ये 194I में ना आकर के 194C के अंदर में आएगा। तो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस जो पे किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इसके ऊपर जो टीडीएस है ये 194, बोलो जल्दी से, C में आना चाहिए, ना कि 194I के अंदर में। नेक्स्ट आता है बेटा 194IA,
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है। अगर एसएससी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहा है जिसका कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीस से ऊपर जा रहा है, तो आपको टीडीएस करना है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। तो आपको टीडीएस करना है ऑफ द कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर का 1%। यस, राइट। अगर यही पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर 195। इवन दो सेलर जॉइंट सेलर है तो भी टीडीएस आएगा। कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी कितने से ऊपर होनी चाहिए? 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इस सेक्शन में टीडीएस कट करने के लिए आपके पास पैन नंबर नहीं है तो भी चल जाएगा, राइट। कंसिडरेशन में सारे चार्जेस इंक्लूड होंगे, फॉर एग्जांपल क्लब मेंबरशिप, पार्किंग चार्जेस, क्लब हाउस चार्जेस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, बराबर है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 194 डीए, टीडीएस ऑन एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप सभी जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ से जब भी फाइनल अमाउंट आता है इंक्लूडिंग बोनस, वो जनरली एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इस बारे में हमने टैक्सेशन ऑफ यूएलआईपी एंड एलआईपी में डिस्कशन किया है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, एलआईसी में इन्वेस्ट किया, एलआईसी फाइनल अमाउंट देता है इंक्लूडिंग बोनस, बराबर है, एंड दिस इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर 1010D। सपोज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, द अमाउंट इज not exempt under 1010D and this payable amount exceed 1 lakh, TDS will be done on 5% on the amount received minus amount paid, amount received minus amount paid। For example मान लीजिए LIC की तरफ से हमें 11 लाख रुपए आ रहे हैं इंक्लूडिंग बोनस 1 लाख रुपीस, ठीक है, इन टोटल 11 लाख रुपए आ रहे हैं, बराबर है, और ये 11 लाख 1010D के अंदर में एग्जम्प्ट नहीं है, तो TDS will be 5% ऑफ 11 लाख माइनस, अब तक का प्रीमियम सपोज हमने 5 लाख पे किया होगा, तो 11 लाख माइनस 5 लाख का 5% टीडीएस होगा। सो एनी पर्सन पेइंग टू रेसिडेंट इन इंडिया एक्सीडिंग 1 लाख और मोर, टीडीएस विल बी 5% ऑन द अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। याद रखिएगा अमाउंट शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज यहां तक का एक बार क्विक रिविजन कीजिए। डन, चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। आई होप आप आगे बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। सेक्शन है सेक्शन 193, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड या डिबेंचर्स, ये इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है 5000 रुपीज से, और लोकल अथॉरिटी लेट से बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है और वो इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है 10,000 से, TDS has to be done at the rate of 10%। हालांकि अगर इंटरेस्ट इनको पे किया जा रहा है या इन पे किया जा रहा है, देयर विल बी नो TDS। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज पेबल टू LIC और GIC, LIC या GIC को पे कर रहे हो, देयर विल बी नो TDS। सेकंड, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स पे होगा, देयर विल बी नो TDS, राइट। TDS will be deducted on interest payable on securities even if it is in dematerialized form। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194P। सेक्शन 194P बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है। मान लीजिए अगर पेई, बराबर है, अगर पेई दैट इज सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का मतलब यहाँ पे 75 ईयर्स है, सीनियर सिटीजन है 75 ईयर, दो ही इनकम आ रही है, पहली है पेंशन इनकम और दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम को लेकर के उनके अदर डिडक्शन को कंसिडर करके उनका टैक्स निकाले और अकॉर्डिंगली टैक्स को डिडक्ट कर दे। इस तरह से अगर बैंक TDS डिडक्ट कर देता है तो फिर सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी लॉजिकली TDS के माध्यम से रिटर्न भरने से एग्जम्पशन दिया गया है किसको बेटा? सीनियर सिटीजन को। कुछ बातें याद रखें, यहाँ सीनियर सिटीजन का मतलब 75 ईयर्स एज है, उनको दो ही तरीके की इनकम आ रही है, पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। इस पे डिडक्शंस अगर कुछ होंगे तो वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा का पूरा टैक्स डिडक्ट कर ले, एंड अगर बैंक ने ऐसा कर लिया तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, राइट। सो अगर कभी भी स्पेसिफाइड बैंक सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया को देता है दैट इज 75 ईयर्स और मोर हैविंग पेंशन इनकम, डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं, TDS टू बी डिडक्टेड बाय स्पेसिफाइड बैंक आफ्टर अलाउिंग डिडक्शंस एंड रिबेट इफ एनी, द सीनियर सिटीजन देन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। यस। फिर आता है बेटा सेक्शन
195। टीडीएस के किसी भी चैप्टर के अंदर में, किसी भी प्रोविजन के अंदर में, जहां जहां पे भी लिखा है द पेमेंट हैज टू बी मेड टू रेसिडेंट, अगर यही पेमेंट उठा के आपने नॉन रेसिडेंट को कर दिया तो एक जनरल सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 195, जो कहता है कोई भी पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पे करता है, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट गिवन इन फाइनेंस एक्ट और द रेट गिवन इन डीटीडब्ल्यूए और द रेट एज पर द अग्रीमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी, right, whichever is more beneficial to assessee। नेक्स्ट आते हैं बेटा 194M। 194M पे आ जाओ। देखिए 194C दैट इज कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट, 194J दैट इज प्रोफेशनल का पेमेंट, 194H दैट इज कमीशन का पेमेंट। इन तीनों सेक्शन में अगर पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए किया जा रहा है तो टीडीएस नहीं होता। तो ऐसे तीन सेक्शंस के पेमेंट अगर पर्सनल पर्पस के लिए किए जा रहे हैं तो एक नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194M। सेक्शन 194M कहता है इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट विच इज कवर्ड इन 194C J H but no TDS is deducted under 194C J और H owing to its personal reason, और ये पेमेंट साल भर में 50 लाख रुपीस से ऊपर जा रहा है, TDS has to be deducted at the rate of 5%, right? So individual or HUF other than those who are covered in 194C H और J रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग 50 लाख, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%। इस सेक्शन में टीडीएस काटने के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी नहीं है। इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी नहीं है। इज दैट डन? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन 192। लास्ट पेज है टीडीएस का, फोकस कीजिएगा। सेक्शन 192 सैलरी। वी ऑल नो अगर सैलरी किससे ऊपर जाती है, 5 लाख रुपीस से ऊपर जाती है अंडर द ओल्ड स्कीम, अंडर द न्यू स्कीम 7 लाख रुपीस से ऊपर जाती है कंसीडरिंग द रिबेट, तभी आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर एम्प्लॉयर दो है, मतलब एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, तो कोई भी एक एम्प्लॉयर के पास सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। बराबर है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर एनुअल सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर गई। कहने को यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन रिबेट कंसिडर करके ही आपका टीडीएस क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। जब आप टीडीएस करते रहेंगे, एचपी लॉस आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। एचपी लॉस आप क्या कर सकते हैं सर, माइनस कर सकते हैं। देन आता है 194S वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अगर मान लीजिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, आप क्या पे कर रहे हैं, कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए हम लोगों ने एक पूरा डिस्कशन चार्ट में करा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के, वहां आप देख सकते हैं। राइट सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वही है जो 194C में लिखा है। ये किसको पे कर रहे हैं, किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं जहां पे कंसिडरेशन 50,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है। बराबर है। और मान लीजिए यही पेमेंट अगर स्पेसिफाइड पर्सन नहीं कर रहा तो उस केस में लिमिट 50,000 की जगह 10,000 है। सो अगर स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट कर रहा है, पेमेंट मस्ट एक्सीड 50,000। नॉन स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट कर रहा है, मतलब जो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ एंड 50 लाख से ऊपर का ग्रॉस रिसीट नहीं है, वो पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट 10,000 से ऊपर जा रहा है। TDS will be at the rate of 1% at the time of credit or payment, whichever is earlier. यस तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का पेमेंट हुआ स्पेसिफाइड पर्सन द्वारा 50,000 से ऊपर, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन का 10,000 से ऊपर, टीडीएस विल बी डन एट द रेट ऑफ 1%। इज दैट डन? राइट, चेक कीजिए 194Q डन है सर। नेक्स्ट सेक्शन इज 194Q। 194Q परचेज ऑफ गुड्स के लिए है। अगर मान लीजिए आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, बायर अगर गुड्स बाई कर रहा है 50 लाख से ऊपर, तो टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख। ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख। बायर कौन होना चाहिए, जिसका टर्नओवर इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर 10 करोड़ से ऊपर अगर हुआ होगा, करंट ईयर में वो 50 लाख से ज्यादा का बाय कर रहा होगा फ्रॉम अ सेलर, तो 50 लाख से ऊपर का जितना का बाय कर रहा है उस पर 0.1% का टीडीएस आएगा। मान लीजिए 70 लाख रुपीस का बाइंग हो रहा है तो 20 लाख के ऊपर 0.1% का टीडीएस आएगा। सो बायर whose turnover in the previous preceding year exceed 10 करोड़, रेसिडेंट सेलर को पे कर रहा है फॉर परचेज ऑफ गुड्स वैल्यू ऑफ विच एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 lakhs। बराबर है।
ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर टीडीएस किसी और सेक्शन में डिडक्ट हो चुका है, टीसीएस हो चुका है, बराबर है। ट्रांजैक्शन फॉर स्टॉक मार्केट है तो ये कवर नहीं होता, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी है तो ये सेक्शन कवर नहीं होता, बराबर है, राइट। 194Q shall also apply in case of advance payment, राइट। अगर मान लीजिए 194Q और 194O दोनों भिड़ गए, 194O के अंदर में टीडीएस डिडक्ट होगा, राइट। 194O के अंदर में क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं 194N, कैश विड्रॉल। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, बैंक कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर विड्रॉ हो रहा है एक्सीडिंग 1 करोड़ तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़, ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। पर मान लीजिए जिसको पेमेंट जा रहा है, विड्रॉल जा रहा है, अगर उसने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं तो ऐसे केस में 20 लाख के ऊपर 2% एंड 1 करोड़ के ऊपर 5% का टीडीएस आएगा। सो बैंक, कोऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑफिस किसी भी एसएससी को विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%, बराबर है। अब यहां एक छोटा सा गड़बड़ है, इसको आप थोड़ा सा प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिए, वो यहां से शायद कॉपी हुआ है। टीडीएस शैल बी एट द रेट ऑफ 2%, राइट। सो मान लीजिए अगर बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से क्या हो रहा है बेटा, कैश विड्रॉ हो रहा है, ये कैश विड्रॉ 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। मान लीजिए इफ पेई हैज नॉट फाइल्ड आरओआई फॉर ऑल 3 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर एंड द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न हैज ऑल्सो एक्सपायर्ड, विड्रॉल 20 लाख से ऊपर जा रहा है 2%, विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है 5%, वेयर रिसिपिएंट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ लिमिट इज 3 करोड़, इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ लिमिट इज 3 करोड़। हालांकि विड्रॉल अगर इनके द्वारा हो रहा है देयर इज नो टीडीएस। विड्रॉल अगर गवर्नमेंट कर रही है, कोई बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव कर रही है, कोई बैंकिंग करस्पॉन्डेंट विड्रॉल कर रहा है, कोई व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर विड्रॉल कर रहा है, कोई कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी या उनके एजेंट कर रहे हैं, कोई कमीशन एजेंट, ट्रेडिंग एजेंट ऑपरेटिंग अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी विड्रॉ कर रहा है, कोई फुल फ्लेज मनी चेंजर विड्रॉ कर रहा है जो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है, या कोई ऑथराइज्ड डीलर या उनका फ्रेंचाइज एजेंट क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो आपको टीडीएस नहीं करना पड़ेगा। तो 194Q इंपॉर्टेंट, 194N इंपॉर्टेंट, बराबर है। फिर आता है लास्ट सेक्शन टीडीएस का 194R, दैट इज टीडीएस ऑन परक्विजिट। ये हमने पीजीबीपी पढ़ते वक्त भी पढ़ा है। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को क्या दे रहा है बेटा, बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है इन केस ऑफ बिजनेस, ये परक्विजिट कितने से ऊपर जाता है, 20,000 से ऊपर जाता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% ऑन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, ऑन द एग्रीगेट वैल्यू और बेनिफिट और परक्विजिट। क्लियर है मालिक? चलो यहां पे अगर आप देखेंगे हमारा टीडीएस का जो कंपोनेंट है ये खत्म होता है, हमारा जो टीडीएस का कंपोनेंट है ये खत्म होता है। लेट्स गो फॉर टीसीएस और फटाक से इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई एम श्योर कि आपको टीडीएस के अंदर में मजा आया होगा। आप सभी को बता दूं पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक क्या किया गया है, फ्री डाला गया है। अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल का फास्ट ट्रैक देख लीजिएगा। वहां पे हमने डिटेल के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। तो प्लीज एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं टीसीएस के ऊपर, टीसीएस के जनरल प्रोविजंस के ऊपर। सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, टीसीएस डिडक्ट करने से पहले टैन नंबर होना जरूरी है, और ये टैन आपको हर चालान, हर सर्टिफिकेट में कोट करना पड़ेगा, राइट। फर्दर टीसीएस डिडक्ट करने से पहले कलेक्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या प्रोवाइड करे, पैन। अगर कलेक्टी पैन प्रोवाइड नहीं करता तो टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट होगा, रेट इन एक्ट, रेट इन ट्वाइस द रेट इन एक्ट और 5%. So collectee must furnish the PAN to the collector. If he fail to furnish the PAN, TCS will be deducted at higher rate, twice the rate specified in the act or 5%. बराबर है। With effect from 1/7/2023, the rate of TCS under this section shall not exceed 20%. तो वो जो twice the rate in act है वो ओवरऑल 20% से ऊपर भी नहीं जा सकता। Further 206 CB जो
कलेक्टी है, राइट, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या कलेक्टी जो है इसने पिछले साल का वेट दैट इज 206 AB, दैट इज 206 AB, वो यहां पे लिखा है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, नीचे पहले यहां आ जाइए। मान लीजिए कलेक्टी ने क्या नहीं किया, पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा और पिछले साल में उसका TDS TCS कितने से ऊपर जा रहा है, 50,000 रुपीज से ऊपर जा रहा है, तो इस साल जो TCS कलेक्ट होगा वो हायर रेट पे होगा, twice the rate in act, twice the rate in force or 5%, whichever is higher, twice the rate in act, twice the rate in force और 5%। याद है 206 AB जो आपने TDS में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से 206 AB के जैसे ही यहाँ पे क्या है 206 CCA, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया twice the rate in act और 5% whichever is higher। एक बात पे फोकस कीजिएगा, 206 CC एंड 206 CCA दोनों के अंदर में रेट सेम है, twice the rate in act और 5% whichever is higher, twice the rate in act और 5% whichever is higher। क्लियर है? फिर इधर आइए, प्रोसेसिंग ऑफ TCS रिटर्न। जैसे आप TDS रिटर्न सबमिट करते हैं और प्रोसेस होता है, वैसे ही TCS रिटर्न आप जब सबमिट करते हैं आपका सम पेबल इंटरेस्ट और फीस कैलकुलेट किया जाएगा, TCS पेबल या रिफंड ड्यू अमाउंट इशू होगा और एक इंटीमेशन आपको क्या किया जाएगा, इशू। इसीलिए याद रखिएगा इंटीमेशन 3 ही सेक्शन में होते थे, 143(1), 208, 206 CB। तो आपने TCS का रिटर्न भरा और TCS का रिटर्न क्या जाएगा बेटा, प्रोसेसिंग में जाएगा, आपका सम पेबल या रिफंड ड्यू कैलकुलेट होगा और आपको क्या इशू होगा, इंटीमेशन इशू होगा, राइट। ये इंटीमेशन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक के इशू हो सकता है। तो सम कलेक्टेबल, इंटरेस्ट पेबल और फीस एनी अमाउंट रिफंड इन एनी अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्यूटेड, इंटीमेशन शैल बी जनरेटेड एंड सेंड इट टू यू और रिफंड इफ एनी शैल बी ग्रांटेड इमीडिएटली। Yes, this intimation can be issued up to 1 year from the end of financial year in which the statement is filed. क्लियर है मालिक? अब आते हैं TCS के पॉइंट पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 206C सबसेक्शन 1 की। इन प्रोडक्ट्स के अंदर में आपका TCS जो रेट होगा वो होगा 1%, 2.5% या फिर 1%, 2.5% या फिर 5%। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए अल्कोहलिक लिकर है तो 1%, टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर है तो 2.5%, 10 यहाँ पे टेंडर लीव हो गया है, इट शुड बी तेंदू लीव्स, राइट, तेंदू लीव्स है तो इट शुड बी 5%, स्क्रैप एंड मिनरल्स पे कितना बेटा, 1%, बराबर है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो फिर TCS होने वाला नहीं है। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है या किसके लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में TCS होने वाला नहीं है। कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट 206C1 कहता है पार्किंग, टोल माइंस एंड माइनिंग राइट्स के ऊपर TCS विल बी एट द रेट ऑफ 2%। 206C1F अगर मोटर व्हीकल का नेट कंसिडरेशन फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड फर्क नहीं पड़ता, अगर नेट कंसिडरेशन 10 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है TCS विल बी एट द रेट ऑफ 1%, TCS विल बी एट द रेट ऑफ 1%। फिर आता है 206C1H अगर सेलर गुड्स सेल कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस से ऊपर जा रही है। सेलर कौन होना चाहिए, जिसका टर्नओवर इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर 10 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे 10 लाख लिखा है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 10 करोड़ होना चाहिए। अगर सेलर क्या करता है, सेल करता है कितने से ऊपर बेटा, 50 लाख रुपीस से ऊपर, तो आपको TCS करना है एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख। यस और नो, राइट। आप देखेंगे 206C1H एक रेप्लिका है 194Q का, वो एक रेप्लिका है किसका बेटा, 194Q का। 194Q विल बी डन बाय बायर वेयर एज 206C1H विल बी डन बाय सेलर। यस और नो, राइट। मान लीजिए अगर 194Q और 194Q एंड 206C1H दोनों एप्लीकेबल हो गए तो TDS हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194Q। मान लीजिए यहां पे यही पॉइंट वापस रिपीट हुआ है। मान लीजिए 194O एंड 194Q दोनों भिड़ गए तो क्या होगा, 194O के अंदर में TDS डिडक्ट होगा, 194O के अंदर में क्या होगा, फिर TDS डिडक्ट होगा। क्लियर है मालिक? फिर आता है 206C1G, 206C1G। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जब चार्ट बने थे इसमें नोटिफिकेशन नहीं आया था एक्सटेंशन का। अगर आपने मेरा अमेंडमेंट लेक्चर भी देखा होगा तो उसमें ये जो 1/7 की डेट है ये 1/10 की हो गई है,
तो यहाँ पे एक्चुअली चार्ट में गलती नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन बाद में आया था, चार्ट पहले बना था। तो ये जो डेट है ये ये हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम लेते हैं, अगर आप क्या लेते हैं बोलिए, ओवरसीज टूर प्रोग्राम लेते हैं, टीसीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। अगर आपने 30/9/2023 तक ओवरसीज टूर प्रोग्राम लिया है, टीसीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। पहले डेट लिख दीजिए, बराबर है मालिक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ मिनट, बेचारा लैपटॉप भी थक गया कि सर अब थोड़ा सा बैटरी दे दो। ध्यान से सुनिएगा, ओवरसीज टूर पैकेज, यहां अमेंडमेंट है, ओवरसीज टूर पैकेज कितना है बेटा, 30/9/2023 तक के, एनी अमाउंट 5% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023। यहां पे नोटिफिकेशन बाद में आया है, अप टू 7 लाख इट विल बी 5%, बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 20%। यस, सेम चीज हमने अमेंडमेंट लेक्चर में भी कवर करी है। प्लीज यहां पे भी चार्ट को सिर्फ अपडेट कीजिए, यहां गड़बड़ नहीं है, नोटिफिकेशन बाद में आया है। तो 30/9 तक के ये कितना था, एट द रेट ऑफ, बोलो जल्दी से, 5%। 1/10 से अप टू 7 लाख इट विल बी 5% एंड बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 20%। क्लियर है, राइट? नेक्स्ट, अब आते हैं फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर बेटा, फॉरेन रेमिटेंस। यहां पे भी जो डेट्स है ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, यहां पे भी जो डेट्स है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। प्लीज इसको भी अपडेट कीजिए, नोटिफिकेशन बाद में आया है, यहां पे गड़बड़ नहीं है। अगर मान लीजिए आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पस आफ्टर एन एजुकेशन लोन, आफ्टर एन एजुकेशन लोन, फिर क्या आएगा, TCS बियॉन्ड 7 लाख एट द रेट ऑफ 0.5%। चेक करो, यानी आप अगर फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हैं, ये रेमिटेंस किसके थ्रू कर रहे हैं, एजुकेशनल लोन लेकर के कर रहे हैं, तो अप टू 7 लाख देयर विल बी नो TCS, बियॉन्ड 7 लाख TCS विल बी एट द रेट ऑफ 5%। समझ में आया सभी को? चेक करो, डन है। मान लीजिए आप फॉरेन में मनी रेमिट कर रहे हैं एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए, बट विदाउट एनी लोन। आप रेमिटेंस कर रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए, बियॉन्ड ₹7 लाख 5% TCS होगा, अप टू 7 लाख देयर विल बी नो TCS। बराबर है, चलो चेक करो, डन है बेटा। अब लास्ट आता है, मान लीजिए रेमिटेंस अगर मेडिकल या एजुकेशन के लिए नहीं है, अदर पर्पस के लिए। अब अदर पर्पस क्या हो सकता है, फॉरेन में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, एटसेट्रा। अब यहां पे क्या है मालिक, जरा अंडरस्टैंड करना, बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 5%। ये कब तक के है, ये है टिल 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 अक्टूबर 23। यहां पे विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 23 क्या हुआ है, बियॉन्ड 7 लाख 20%। चेक करिए, दैट इज अप टू 7 लाख इट विल बी 5% एंड बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 20% विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023। तो चलो ये पार्ट को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। 206C1G ओवरसीज टूर प्रोग्राम 39 तक के एनी अमाउंट TCS विल बी एट द रेट ऑफ 5%। 1/10/2023 से बियॉन्ड 7 लाख 5% आएगा। समझ में आ रही है बात? अगर हम रेमिटेंस कर रहे हैं, रेमिटेंस इज फॉर एजुकेशन पर्पस आउट ऑफ एजुकेशन लोन, अप टू 7 लाख नो TCS, बियॉन्ड 7 लाख 0.5%। अगर एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए रेमिटेंस होता है विदाउट एनी लोन, तो अप टू 7 लाख नो TCS, बियॉन्ड 7 लाख 5%। यस, अदर पर्पस के लिए रेमिटेंस होता है अप टू 1/10/2023, अमाउंट बियॉन्ड 7 लाख पे 5% होता था। फ्रॉम अक्टूबर 23 अप टू 7 लाख 5%, बियॉन्ड 7 लाख 20%। क्लियर है मालिक?
मान लीजिए आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, यू विल बी लाइबल टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टीसीएस फ्रॉम द डेट ऑन विच द टैक्स वाज कलेक्टेबल टू द डेट ऑन विच टैक्स वाज एक्चुअली पेड। एक्चुअली पेड, यस और नो। यहां हमारा जो टीडीएस एंड टीसीएस है, ये भी मालिक क्या होता है, ओवर होता है। आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले अगर हमें इसको रिवाइज करना है, एक बहुत बड़ा समरी चार्ट टीडीएस का और टीसीएस का यहाँ पे ला करके रखा है, साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे ला के रखे हैं। इसके लिए थैंक मी लेटर। और तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से जारी रखिएगा। टीडीएस हमारा चैप्टर खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।